हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जब मैंने ये लास्ट टाइम कोरोना पेंडेमिक में आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एक नया तरीका सोचा था कि ऐसा डेटा कंजम्पशन में आप जब चाहें इन वीडियोस को देख सकें, जब चाहें इन क्लासेस को अटेंड कर सकें, यानी कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम मुझे मिला जिसके ज़रिए मैंने लास्ट टाइम या लास्ट पेंडेमिक में आप लोगों तक अपने लेक्चर्स को पहुँचाया था। और अच्छा मुझे ये लगा कि मुझे बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो था वो आप लोगों की तरफ से मुझे मिला है। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा महसूस हुआ, आज मैंने बैठे बैठे इस बारे में विचार किया कि लास्ट पेंडेमिक में मैंने अपने लेक्चर्स को ऑनलाइन जहाँ पर रोका था, इस पेंडेमिक में यानी कि जो अभी आप लोगों के सामने ये जो नया एक पेंडेमिक ही आया है, कोविड का नया जो एक वेरिएंट है, यहाँ वही टॉपिक आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, जहाँ पे मैंने लास्ट अपनी ऑनलाइन वीडियोस खास तौर पे ज्योग्राफी के लिए विराम दिया था। उसके बाद हमने ऑफलाइन क्लासेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था और अभी हमने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर वो सारे टॉपिक यानी कि जो साइक्लोन्स तक का जो चैप्टर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना बच्चों, वो उसी का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जलवायु का वर्गीकरण। तो बच्चों, जलवायु के बारे में मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि जलवायु है क्या। किसी भी एक ऐसे विस्तृत क्षेत्र में जब वहां पर पाए जाने वाली जितनी भी हमारे वायुमंडलीय दशाएं हैं, उनके योग को जब एक लंबे समय की अवधि के लिए उसका गणना की जाती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। और मौसम और जलवायु में बेसिक अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये है कि जो मौसम है वो छोटे क्षेत्र के लिए होता है, कम समय अवधि के लिए। जलवायु बड़े क्षेत्र के लिए, बड़े एक समय के लिए, अमूमन 30 से 35 सालों के लिए वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु यानी कि क्लाइमेट कहा जाता है। फिर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में कौन कौन से कारक जो है वो महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो उसी डिस्कशन को रिपीट करता हूँ, आप लोगों को एक तरह से रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी जलवायु है, जलवायु को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता और जो प्रभाव है, कारक है, वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर के बाद जो दूसरा सबसे मेन कारक है वो है हमारा रेनफॉल। अच्छा, टेम्परेचर और रेनफॉल को हम बेसिकली यहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के आधार पर भी देखते हैं। हालांकि इन दोनों कारकों को अन्य कारक भी बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हमारे अक्षांश रेखाएं। ठीक है। अक्षांश रेखाओं के अलावा हाइट। ठीक है। ये सारे फैक्टर जो हैं वो जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके सभी कारकों के बारे में हम चैप्टर 1 से लेकर डिस्कस करते आ रहे हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको ये समझनी होगी कि जलवायु का वर्गीकरण भी इन्हीं कारकों के आधार पर होगा। यानी कि कहीं पर यदि तापमान आपको अधिक मिलता है तो वो गर्म जलवायु प्रदेश होगा। अगर आपको एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जहां पर तापमान अमूमन बड़े लंबे समय से एक मॉडरेट फॉर्म में रहता है, एक माइल्ड रहता है यानी कि कम रहता है, वो ठंडी जलवायु प्रदेश होंगे। दूसरा जो कारक हमने देखा कि महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो है ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप विजिट करते हैं, वहां पर आप 1000 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा नोट करते हैं तो वो आर्द्र जलवायु प्रदेश होगा। और यदि आप ऐसे क्षेत्र में विजिट करते हैं जहां पर वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम है, अगर आप देखते हैं कि 25 सेंटीमीटर से भी कहीं कम वर्षा होती है, तो वो कैसा क्षेत्र होगा? शुष्क क्षेत्र होगा, यानी कि मरुस्थलीय प्रकार की वहां पर जलवायु जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। ये इन्हीं कारकों के आधार पर हमारा क्या है, डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? जलवायु का। तो जलवायु को प्रभावित और जलवायु को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, वही जलवायु के वर्गीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बच्चों, ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत की जो जलवायु है, क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है। अब जब उष्णकटिबंध का नाम आया है तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध आपका 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच में पाया जाता है। ठीक है। इसे आप उष्णकटिबंध कहते हैं। बच्चों, उष्णकटिबंध भी यानी उष्णकटिबंध क्या है? एक जलवायु का प्रकार है। यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं, ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है, तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा जो है वो ज्यादा होती है, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। तो ये हम अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जब बात करते हैं वो है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब है ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य तप का जो हास है वो होना शुरू हो जाता है। तापमान उष्ण कटिबंध के मुकाबले थोड़े कम पाए जाते हैं। यहां पर पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंध का मतलब 5 डिग्री। जब पवनों के बारे में बात करोगे तो 5 डिग्री, अगर अमूमन तापमान के बारे में बात करोगे तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर व 23.5 डिग्री दक्षिण। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। जब शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बात आती है तो यहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं। और यहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं, सनमार्गी पवनें चलती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वो सारे कारक हैं जो हमारे जलवायु के एक तरह से वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उष्ण कटिबंध हो गया, फिर शीतोष्ण कटिबंध हो गया। शीतोष्ण कटिबंध के बाद जो अगला कटिबंध है वो कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध है, जो कि हमारे 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से ध्रुवीय प्रदेश यानी 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में पाया जाता है। तो ये जलवायु है। कहीं ना कहीं ये चीजें हम अच्छे से जानते हैं, इन चीजों को हम अच्छे से रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हमारे उसी कंटेंट पे कि कहीं ना कहीं वो सारे प्रभाव क्षेत्र जो हैं वो हमारे जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। कोपेन महोदय का ये जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा एक तरह से मान्यता प्राप्त है, इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा मेरिट्स हैं, डीमेरिट इनमें थोड़ी से कम है अदर किसी भी क्लासिफिकेशन के मुकाबले। तो जलवायु का वर्गीकरण हम अब थोड़ा देखते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जलवायु हर प्रदेश में अलग होती है। बच्चों एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना कि जलवायु के साथ कम से कम 35 सालों का एक स्थायित्व जो है वो जुड़ा रहता है। मतलब जलवायु ऐसा नहीं है कि आज आप किसी स्थान पर गए तो वहां पर बर्फ पड़ रही है और कल आप वहां जाएंगे तो वहां पर सूखा पड़ जाएगा, वहां पर बर्फ ना मिले। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा आपने नोट की और कल गए या फिर कुछ दिनों के बाद गए या दोबारा वर्षा के मौसम में गए तो बिल्कुल भी बारिश ना हो। ऐसा नहीं होता है। जलवायु जो है वो दीर्घ समयावधि के लिए रिकॉर्डेड की गए वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। तो जलवायु के वर्गीकरण का ये चैप्टर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक जैसे जो कारक हैं वो प्रभावशाली नहीं होते, एक के साथ दूसरे कारकों का भी जो है वो मिश्रण देखने को मिलता है। अब पूरी पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं कहीं पर तो पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान है। कोई क्षेत्र पूरे तरीके से लैंडलॉक्ड है, कोई क्षेत्र जलीय राशियों के साथ घिरा हुआ है। किसी क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं काली मिट्टी पाई जाती है, किसी क्षेत्र के अंदर जो है वो एक तरीके से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये सारे जो छोटे छोटे कारक हैं, यही कारक जो है वो मौसम और जलवायु को प्रभावित करने का काम करते हैं। अगर कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर जो जलवायु है, वहां का जो मौसम है वो आपको थोड़ा ठंडा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ जो तापमान में गिरावट है वो अमूमन जलवायु और मौसम को ठंडा कर देती है। अगर हम चले जाते हैं ऐसे क्षेत्र में जहां पर पर्वत नहीं है, अगर पर्वत हैं तो पवनों के साथ समानांतर फैले हुए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल राजस्थान का है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान गुजरात होते हुए दिल्ली के क्षेत्र तक पहुंचता है। वो इसी पोजीशन में है जिसकी अरब सागर से उठने वाली मानसून पवनों को अवरोध उत्पन्न नहीं करवा पाता, जिसके चलते गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है अमूमन कम वर्षा प्राप्त करता है। अब उसी के स्थान पर अगर हम बात करें मौसिन राम क्षेत्र की, जो कि मेघालय के चेरापूंजी नामक स्थान पर है। अब मौसिन राम क्या है? गारो खासी जयंतिया का एक ट्रायंगल है। गारो खासी जयंतिया का एक ट्रायंगल है। तो जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून पवनें इस चक्र के अंदर प्रवेश करती हैं तो क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है, जलवाष्प से भरी हुई पवनें भारी हैं, ज्यादा ऊंचाई एक साथ प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए वो मजबूर होकर उसी एक चक्र के अंदर फंसकर वर्षा करने पे मजबूर हो जाती हैं। अब वहीं अरावली पर्वत, जो कि एक ऐसी अवस्थिति पैदा कर रहा है कि किसी तरीके का अवरोध नहीं, शुष्क प्रदेश, वहीं पर गारो खासी जयंतिया जो कि एक अवरोध उत्पन्न कर देते हैं और मानसून पवनों को मजबूर करते हैं कि वो क्षेत्र पर वर्षा करें। एक तरफ तो 25 सेंटीमीटर का क्षेत्र है और दूसरी तरफ 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो ये परिवर्तन, ये प्रभाव, ये अंतर आया किन कारणों से? ये अंतर आया पृथ्वी पर पाई जाने वाली विषमताओं के कारण। ठीक है, तो यानी कारक
तापमान, आर्द्रता यानी वर्षा, अमूमन इसके साथ साथ पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली विषमताएं भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, आप लोग इसको साथ के साथ डिस्कस करते हैं। आते हैं किस प्रकार से, अब जलवायु के रिगार्डिंग जो है हम अच्छे से जानते हैं कि ये लगभग लंबे समयावधि के लिए कैलकुलेट किया हुआ एक वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। समझने के लिए ज़रूरी है कि जलवायु अपेक्षाकृत छोटी छोटी इकाइयों में बांट कर ही हम देख सकते हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी को एक जलवायु प्रदेश में बांटना चाहे तो नहीं बांट सकते, परंतु अगर मैं भारत को अलग जलवायु प्रदेश में बांटना चाहूँ, अंटार्कटिका को अलग जलवायु प्रदेश में बांटना चाहूँ, अफ्रीका को अलग जलवायु प्रदेश में बांटना चाहूँ, कनाडा को अलग जलवायु प्रदेश में बांटना चाहूँ, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ पर पाई जाने वाली भौगोलिक विषमताएं, वहाँ पर पाया जाने वाला अक्षांशीय विस्तार कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की जलवायु को जन्म देगा। हाँ, अगर मैं भारत के अंदर भी दूसरे जलवायु क्षेत्रों को बांटना चाहूँ तो बांट सकता हूँ, क्योंकि वही कारक जो पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों के अंदर हैं वही प्रभावी कहाँ पर भी होंगे, भारत जैसे छोटे से देश में भी। भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी है, शीतोष्ण कटिबंध भी है, भारत में मरुस्थलीय जलवायु भी है, भारत में मानसूनी जलवायु भी है, भारत में तटीय जलवायु भी है, भारत में हिमालय के जैसे ऊंचे पर्वतीय हिम टोपियों की जलवायु भी है, भारत के अंदर मौसिनराम जैसा सबसे आर्द्र प्रदेश भी है, राजस्थान जैसा शुष्क प्रदेश भी है। तो ये सारी चीज़ें, इतने सारी विषमताएं जो हैं वो कारक जो हैं यही पैदा करते हैं। अब उन्हीं आधारों पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जलवायु जो है वो किन किन आधारों पर वर्गीकृत है। सबसे पहले है अनुमानिक यानी कि इम्पीरियल क्लासिफिकेशन। इम्पीरियल क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चों हम बेसिकली उन सभी तत्वों को लेते हैं जिनका संबंध किसके साथ होता है, हमारी वनस्पति के साथ। और ये हम अच्छे से जानते हैं, मैं आप लोगों को ईवीएस के अंदर भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमारा जलवायु प्रदेश उस क्षेत्र में उत्पन्न या पनपने वाली या विकसित या विकास करने वाली वनस्पति पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभाव डालता है। अगर किसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है तो वहाँ पर वन भी उसी प्रकार के होंगे। और कभी कभी तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं उनका नामकरण भी लगभग जलवायु प्रदेश के आधार पर होता है। परंतु कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें यह हमें पता लगता है कि उन वन क्षेत्रों के आधार पर ही जलवायु का नाम कर दिया गया हो। जैसे कि इसी में बात आपको बताई गई है, जैसे वर्षावन। अब वर्षावनों के बारे में आप ये अच्छे से जानते हैं बच्चों कि किस प्रकार हमारा जो कारक है वो कार्यरत रहता है। यानी कि अगर हम देखें कि वर्षावन कौन से हैं, कहाँ पर ये वर्षावन पाए जाते हैं, तो सबसे पहला ख्याल जो हमारे दिमाग के अंदर आता है ना वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का आता है। यानी कि 0 डिग्री हमारी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर हमारा सबसे पहला विचार जो है वो पैदा होता है वर्षावन। क्यों? क्योंकि नाम ही ऐसा जहां पर बार बार, जहां पर सबसे ज्यादा सबसे आपको वर्षा देखने को मिले। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर वर्षा प्रतिदिन जो है वहां पर नोट की जाती है। उसका रीजन है सूर्य की किरणें सीधी, तापमान ज्यादा, तापमान की वजह से वाष्पीकरण ज्यादा, और वाष्पीकरण की वजह से प्रतिदिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होता है वैसे ही वर्षा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही टैगा वन है और टुंड्रा वन है। अब देखिए टुंड्रा एक अपने आप में वनस्पति क्षेत्र भी है। टुंड्रा वनस्पति आपको ऐसे क्षेत्रों में जो हाई एल्टीट्यूड या हाई लैटिट्यूड एरियाज में, बेसिकली एल्टीट्यूड हाइट होती है सॉरी, लेकिन जो हाई लैटिट्यूड यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं वहां की जलवायु, वहां पर पाए जाने वाले वन क्षेत्र जो टुंड्रा वन वहां पर पाए जाते हैं, उन्हीं आधार पर बेसिकली हमने उसका नामकरण जो है वो कर दिया है। यानी कि जो इंपीरियल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है वो बेसिकली किस पर डिपेंडेंट है, वनस्पति पे। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं हमारे जेनेटिक का भी सीधा सीधा संबंध जो है वो वहां पर पाए जाने वाले प्राचीन और जो विषमताएं हैं, प्राचीन विशेषताओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर हम उन्हें जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि ये जो वर्गीकरण है इसको आप कह सकते हो कि ये पूरा, जैसे कि मॉनसून है। अब मॉनसून अपने आप में क्या है, एक कारक है, एक जनरेटेड क्या है, एक फीचर है। उसके आधार पर वो सभी क्षेत्र जो उस विशेषताओं को धारण किए हुए हैं वो मॉनसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। यानी उन क्षेत्रों की जलवायु किस नाम से पुकारी जाएगी, मॉनसूनी जलवायु। जैसे कि भारत की से लेकर पूर्वी साइबेरिया तक जितने भी देश हैं वो सब मॉनसूनी जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि मॉनसून जो है वो एक अपनी अलग विशेषताएं रखता है, उसकी अपने एक अलग गुण है। तो इन सारे चीजों में जैसे कि अब भारत है, भारत के साथ श्रीलंका है, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पर सभी बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून पवनों से प्रभावित हैं। सभी बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून पवनों से
वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये सारे क्षेत्र किस रेखा के अंतर्गत आ जाएंगे? जेनेटिक हैं, क्योंकि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है और इसी का एक के बदलने से सारे में परिवर्तन जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी आधार पर हम देखें तो अमूमन क्या है, ये हमारे जो मानसूनी प्रदेश हैं ये पूर्वा यानी कि सन्मार्गी पवनों से सबसे ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र हैं। ऐसे ही अगर हम पछुआ क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो पछुआ क्षेत्र का मतलब वो सारे जितने भी जोन हैं वो जो पछुआ पवनों के क्षेत्र में पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं, नॉर्वे भी पछुआ पवनों के क्षेत्र में है, फ्रांस भी पूर्व पछुआ पवनों के क्षेत्र में है। ऐसे ही यूएसए के अंदर काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो पछुआ पवनों के भाग के अंतर्गत आते हैं। तो अगर मैं पछुआ पवनों को आधार बना दूंगा तो पछुआ पवनों के अंतर्गत या पछुआ पवनों से प्रभावित होने वाले सारे जितने भी क्षेत्र होंगे वो किस प्रकार से, जननिक यानी कि जेनेटिक रूप से किससे प्रभावित होंगे? पछुआ पवनों से। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको अच्छे से जानते भी हैं और इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है कि इन दोनों के यानी कि वनस्पति और जेनेटिकली, जैसे कि पूर्वा, पछुआ और मानसून पवनों के अलावा भी बहुत सारे अन्य कारक हो सकते हैं जो कि जलवायु के नामकरण, जलवायु के उद्देश्यों और जलवायु के वर्गीकरण का मुख्य आधार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी डिस्कशन किया क्या कि किस प्रकार से हमारा जो जलवायु है वो होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और उससे जुड़े हुए 3 वर्गीकरण के मुख्य आधार। सो दिस इज ऑल अबाउट जलवायु और जलवायु वर्गीकरण। बच्चों, एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने फिर दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को अब तक मैंने जितना भी जलवायु और मौसम यानी कि हमारे जितना भी क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक कवर करवाए हैं, ये चैप्टर उसकी रिवीजन देगा। अभी तक तो मैंने आपको एक थोरली रूप में समझाया है कि किस तरीके से जलवायु काम करती है, किस तरीके से जलवायु का वर्गीकरण होता है, किस प्रकार से जलवायु प्रभावित होती है और प्रभावित करने वाले कारक भी जलवायु के वर्गीकरण का ही मुख्य आधार होते हैं। इस चैप्टर के अंदर लिखी जाने वाली हर लाइन को मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, एक एक लाइन। इसलिए चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। आज तक अमूमन मैंने बहुत सारे फैकल्टी को ऐसा देखा भी है कि जो थोड़ा इस चैप्टर को अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये वो चैप्टर है कि अगर किसी बच्चे ने इसको अच्छे से समझा होगा ना, तो जितना भी टॉपिक उसने क्लाइमेटोलॉजी में इससे पहले पढ़ा होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। बच्चों, आप चीज़ें नोट की होगी, ये आपका लास्ट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का, द लास्ट टॉपिक है ये आपका। उसके बाद तो एक जर्नल डिजास्ट्रिक जो एक टॉपिक रह जाएगा वो ये है, क्योंकि इसमें डिजास्टर्स के बारे में बात की गई है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कोपेन का क्लासिफिकेशन सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि ये पूरे सिलेबस का रिवीजन करवा देता है। इसलिए मैं पर लाइन आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे कोशिश ये रहेगी कि मैं पूरा सिलेबस आप लोगों की आंखों के सामने से फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। वायुमंडल से लेकर कारक, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवने, चक्रवात, साइक्लोन्स, वाताग्र, वायु राशियां, सब सब आएगा इसमें, थोड़े थोड़े पोर्शन में ही सही बट आएगा ज़रूर। सो आप लोग इस वीडियो को बेसिकली आप तक देखना आराम से। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के टेस्ट असाइन किए गए हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के असाइनमेंट्स भी हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को एक नया चेंजेस देखने को मिल सकता है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो किसी तरीके से लॉस में रहें, आइदर क्लासेस ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आइदर आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपकी नॉलेज, मैटर करता है आपकी स्ट्रेंथ, मैटर करता है आपने क्या सीखा है। क्लाइमेटोलॉजी की सबसे खास बात यही है कि वो बार बार अपने आप को रिपीट करती है। आप लोगों ने अब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें देखी होंगी। सो फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं कोपेन का क्लासिफिकेशन। कोपेन के क्लासिफिकेशन में हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोपेन का थोड़ा सा बैकग्राउंड रहेगा। कोपेन जो है वो बेसिकली जलवायु को अपने आधार पे, अपने एक अनुभव के आधार पर वर्गीकरण करने का सबसे पहला श्रेय जो है वो एक्सेप्ट किए हुए है। सबसे पहला जो एक श्रेय है उसने वो धारण किया हुआ है, वर्गीकरण। कोपेन के अलावा थॉर्नवेट महोदय ने भी कल जलवायु का जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था, परंतु वो इतना प्रचलन में नहीं रह सका। वो उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, हालांकि एक्यूरेशन उसमें भी बहुत अच्छी थी, परंतु कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ के चलते और कोपेन की ईजीएस्ट वे में आप लोगों को जलवायु का क्लासिफिकेशन समझाने में ज़्यादा कामयाबी उसे मिली। तो ये अनुभव के आधार पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अकेला मौसम जो है वो वायु पेटियाँ, वायु राशियाँ, वाताग्र और चंजावत पर आधारित होता है, ना कि किसी जलवायु प्रदेश के कारणों पर जोर देता है। इनका मेन कारण क्या है? इससे पहले
उनके फेल होने का कारण क्या था कि उन्होंने बाकी दूसरी चीज़ों पर जोर दिया, लेकिन जलवायु के सही कारणों को जो था उन्होंने क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब कोपेन महोदय क्या करेंगे, उन कमियों को दूर करते हैं। किस प्रकार से, देखते हैं। यह वर्गीकरण, कोपेन महोदय का जो वर्गीकरण है वो दो कारकों पर आधारित है। बच्चों ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इन्हें अच्छे से बना लेना कि जो कोपेन महोदय हैं, कोपेन महोदय ने अपने जलवायु को दो बेसिक आधार दिए हैं। एक दिया है टेम्परेचर और दूसरा दिया है रेनफॉल। जिस तरीके से मैं क्लास में आप लोगों के साथ फ्लो चार्ट बनवाता हूँ, उसी तरीके से आप लोगों के जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी ये फ्लो चार्ट आपके उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनके साथ साथ उन्होंने उनके वार्षिक और औसत मासिक आंकड़ों पर भी जोर दिया है। यानी कि इन दोनों का उन्होंने साथ साथ क्या आधार दिया है, इसमें उन्होंने एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल के साथ साथ इन्होंने क्या दिया, मेन आधार दिया कि जलवायु का वर्गीकरण इन्हीं आधारों पर टिका हुआ है। और इसके साथ साथ कोपेन महोदय ने क्या कहा कि वनस्पति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जलवायु के वर्गीकरण का। उनका साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहना कि किसी भी प्रदेश की वनस्पति उस प्रदेश की जलवायु को व्यक्त करती है, ये स्टेटमेंट ऐसा था मान लो सारा क्लासिफिकेशन उन्होंने यहीं पर एक लाइन में निचोड़कर आप लोगों के सामने रख दिया हो। और इसका मैं आपको समझा भी चुका हूं बच्चों। जैसे कि ट्रॉपिकल, आप लोगों ने अमूमन अपना ईवीएस में भी मैंने पढ़ाया है कि ट्रॉपिकल जो है वो फॉरेस्ट भी है, ठीक है, और ट्रॉपिकल क्या है, क्लाइमेट भी है। इसके अलावा टेम्परेट फॉरेस्ट भी है और टेम्परेट क्लाइमेट भी है। ये सड़ पड़ा है ना आप लोगों ने बच्चों कि उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, वर्षा वन, भूमध्य रेखीय वन और भूमध्य रेखीय जलवायु। ये सारे हम पढ़ते आ रहे हैं। देखो उदाहरण हमारे सामने है, हमने उन्हें पढ़ा है। भूमध्य रेखीय जलवायु भी होते हैं और भूमध्य रेखीय वन भी होते हैं। उन्होंने इसी आधार को तो सबसे ज्यादा विकसित किया। उन्होंने माना कि हमारा जितना भी वनस्पति क्षेत्र है वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ है। अब पर्टिकुलर क्लाइमेट के साथ जो वन क्षेत्र जुड़ा होगा, तो ये बात तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो वहां पर जो वन होंगे वो ऊंचे तापमान वाले विशेषताओं को धारण करने वाले होंगे। वहां पर जो रेनफॉल होगी वो भी ऊंची रहेगी, यानी वो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होंगे वो अधिक वर्षा वाले वन भी हो सकते हैं, वहां पर वर्षा की मात्रा मॉडरेट भी हो सकती है। टेम्परेट यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है वहां पर तापमान जो है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होंगे, माइल्ड होंगे इन कंपैरिजन ऑफ ट्रॉपिकल। तो क्यों ना ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि उनका सबसे बड़ा गुण क्या था कि उन्होंने जलवायु को मौसम के साथ और वनों को जलवायु के साथ जोड़कर हमें प्रस्तुत किया। उन्होंने माना कि ये जो है वनस्पति और जलवायु का जो रिलेशन है वो कैसा है, घनिष्ठतापूर्ण है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अटूट है, बहुत पक्का रिलेशन है, पक्का जोड़ है, फेविकॉल वाला, वो अलग अलग नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन देना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए उसे छोटे छोटे सेगमेंट में बांट देते हैं। छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिया इन्होंने। क्या करा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग नाम रख दिए उसके, और अलग अलग नाम के आधार पे उनकी विशेषताएं अलग अलग कर दी कि उष्ण कटिबंध को हम ये नाम देंगे, शीतोष्ण को ये देंगे, सवाना को ये देंगे, स्टेपी को ये देंगे, मॉनसूनी को ये नाम देंगे। अब जब नाम की बात आई तो नाम का आधार उन्होंने क्या लिया, हमारे सबसे आसान इंग्लिश के अल्फाबेट। कुछ एक अल्फाबेट कैपिटल लिए, कुछ एक अल्फाबेट स्मॉल लिए। लेकिन सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो प्रस्तुत किया कोपेन महोदय ने 1918 में। फिर दूसरा उन्होंने कब दिया, उसको संशोधित करके कब दिया, 1930
1953 में। जो 1953 में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये 1953 में दिया जाने वाला वर्गीकरण है, जिसे कोपेन और गीगरपाल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कोपेन महोदय के बारे में बेसिकली इतना जो आपका एक फीडबैक है या एक तरीके से जो हमारा बैकग्राउंड है वो सफिशिएंट है। अब आते हैं हम किस प्रकार से कोपेन महोदय ने जलवायु के वर्गीकरण। आप लोगों ने जैसे एयर मासेस पढ़ी थी, एयर मासेस में हमने देखा था कि ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ट्रॉपिकल या फिर पोलर, उसके बाद मैराइन और कॉन्टिनेंटल, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट नेम, और हमने उन्हीं छोटे छोटे नामों को जोड़कर अलग अलग वायु राशियों का जो है अध्ययन किया था। तो उसी प्रकार से कोपेन महोदय ने अपने जलवायु समूहों को कितने भागों में बांटा? 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप में, यानी कि जलवायु के समूह उन्होंने कितने बनाए? 5। ठीक है, और ये जो परिवर्तन है, ये जो वर्गीकरण है, ये उन्होंने 1874 में कैंडोल कैंडोल नामक एक दूसरे जो हमारे स्कॉलर थे, उनके परिवर्तन, उनका जो वर्गीकरण का आधार था, उसी को कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया, जिसके बाद जलवायु के वर्गीकरण की उन्होंने 5 ग्रुप जो हैं वो वर्गीकृत किए। 5 ग्रुप के अंदर बच्चों सबसे पहले जो ग्रुप थे, मैं वो आप लोगों को डायग्राम पे समझा देता हूं। ये है हमारी क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। तो क्योंकि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में कोपेन महोदय ने 5 भाग लिए, ठीक है, ये जो सबसे अंतिम भाग है इसको भी मैं आपको समझा देता हूं क्या है, देखते हैं क्या। सबसे पहला उन्होंने लिया ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, इनमें से 4 यानी कि ए, सी, डी और ई, इन चारों का जो आधार था वो था टेम्परेचर यानी कि तापमान। और जो 5वां वर्ग था, इसका उन्होंने आधार लिया आर्द्रता या फिर रेनफॉल। ठीक है, ए, सी, डी और ई, इसका आधार क्या था? तापमान। और जो हमारा 5वां वर्ग बचा, उसका आधार क्या था? रेनफॉल। ठीक है, तो यानी जो भी आपको क्लाइमेट के प्रकार देखने को मिलेंगे उनमें यही नाम होंगे, ए, बी, सी, डी, या फिर ई होगा या फिर एच होगा। तो इसके अलावा ये जो वर्ग थे ये आपको समझ में आ जाएंगे बड़े इजी तरीके से, आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। अच्छा, यही चीज वो यहां पर बता रहा है कि उन्होंने 4 समूह जो हैं वो बांट दिए तापमान के आधार पर, और एक जो है वो किस आधार पर किया? वर्षन के आधार पर। और कौन कौन से थे? ए, सी, डी और ई जो थे वो रहे हमारे किस आधार पर? तापमान के आधार पर। और जो हमारा समूह था बी, वो किस आधार पर रहा? जलवायु के दूसरे महत्वपूर्ण यानी कि वर्षन के आधार पर। तो ये हैं कोपेन महोदय के 5 वर्ग जो आप लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, हमने अभी देखे हैं। इसको आगे देखते हैं ये क्या समझाते हैं। अब आते हैं उसी छोटे से एक फ्लो चार्ट पे जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आप ये शॉर्ट नोट्स बच्चों ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो किसी भी तरह से। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम इन। ये जो पीछे के फीचर्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता रहूँगा। लुक, सबसे पहले जो उन्होंने भाग दिया वो था ए, सी, डी, ई और एच। यहां पर एच जो है वो किसी प्रकार से तापमान पर आधारित नहीं है, ये किस पर आधारित है? ऊंचाई पर। ए किस पर आधारित है? तापमान पर। सी किस पर आधारित है? तापमान पर। डी किस पर आधारित है? तापमान पर। और ई भी तापमान पर। इसके बाद जो हमारा 5वां या छठा वर्ग बच जाता है ये किस पर आधारित है? रेनफॉल पर, यानी कि शुष्कता पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए, उष्ण कटिबंधीय आधार। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आधार। उष्ण कटिबंधीय आधार का मतलब है कि यहां पर जो मौसम है उसकी विशेषताएं कैसी होंगी, क्योंकि उष्ण कटिबंध में औसत महीनों का जितना तापमान है वो किससे होता है? 18 से ज़्यादा। ठीक है, इसको मैं एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को बता देता हूं। जो हमारा ए प्रदेश है,
ए प्रदेश कौन सा है? उष्ण। अच्छा, उष्ण के अंदर जितना भी हमारा क्षेत्र है वहां पर जो तापमान है वो 18 से ज्यादा रहता है। ठीक है, 18 सेल्सियस से ज्यादा रहता है। अब 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यहां पर तापमान देखा जाता है, क्योंकि बी को सबसे ऊपर लिख देता हूं। बी का जो आधार है वो क्या है? रेनफॉल। लेकिन रेनफॉल भी बच्चों ऐसी है जो कि लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक ही होती है। यानी बी प्रदेश के अंदर वो सारे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसके आगे के जो दूसरे सब भाग हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, वो है सी यानी कि उपोष्ण कोशन शीतोष्ण प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? शीतोष्ण प्रदेश। अब मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी बताया है, यहां भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि शीतोष्ण कटिबंध जितना भी क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध से थोड़ा ठंडा है। यानी यहां पर जो तापमान पाया जाता है वो 3 डिग्री से ज्यादा होता है और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। क्योंकि 18 से ज्यादा अगर हो गया तो उष्ण क्षेत्र में आ जाएगा। तो शीतोष्ण क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? जहां तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा हो और 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे डी पॉइंट की तरफ, यानी कि डी प्रदेश की तरफ, जो कि है हमारा शीतल प्रदेश। शीतल प्रदेश है और खास तौर पर क्या, ये हमारे हिम वन का क्षेत्र है। यानी यहां पर क्या मिलती है? वो वनीय क्षेत्र जो हिम से ढके हुए रहते हैं, उनकी विशेषताएं। बच्चों यहां पर भी जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सबसे पहले 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, फिर शीतोष्ण में 3 से 18 और फिर डी में हमारा 3 से कम। 3 से कम तो रहता है, परंतु सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये समझनी होगी कि यहाँ पर 0 से 3 के बीच में होता है, कि 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में जो है वो अमूमन देखने को मिलता है। इसको हम देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए भी, क्योंकि ये है आसान, इसमें दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से आपको। बट क्या होता है, कई बार हम जो हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ईजी चीज़ को समझने में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बड़े आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएं, यही काम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, वो है हमारा ई, यानी कि ये पूरे तरीके से शीत प्रदेश है। शीत प्रदेश का मतलब आप इन्हें शीतोष्ण कटिबंध से ऊंचा क्षेत्र मान सकते हैं या ऊंचे अक्षांशों वाला क्षेत्र मान सकते हैं, लगभग 66.5 से 90 डिग्री। अब ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अमूमन जो है तापमान सबसे मैक्सिमम, जो सबसे गर्म महीना भी होगा ना, उसका औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। यहां तक डी क्षेत्र है। इन डी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि जो हमारे शीतल वन क्षेत्र हैं 0 से 3 डिग्री, शीतोष्ण में 3 से 18 और उष्ण में 18 से ज़्यादा। तो ये जो हमारा शीत प्रदेश है, यहाँ पर सभी महीनों का जो औसत है वह 10 डिग्री से भी कम होता है। और फिर आते हैं हमारा लास्ट हिस्सा, वो है एच, जो कि बताता है हमारा ऊंचाई। क्या बताता है? ऊंचाई के साथ, यानी कि ऊंचाई भी जलवायु के वर्गीकरण का एक आधार होती है। तो ये थे हमारे 6 हिस्से, बी, ए, बी, सी, डी, ई और एच। बी हमारा रेनफॉल पर, वो भी 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास का। फिर आता है ए, जो कि है उष्ण। फिर है सी, शीतोष्ण। डी, शीतल वन क्षेत्र। और ई है शीत प्रदेश। एच है हमारा ऊंचाई। तो ये थे हमारे बड़े अल्फ़ाबेट के आधार पर वर्गीकरण का एक मुख्य आधार। फिर आते हैं हमारे जलवायु के जो दूसरे प्रकार हैं, दूसरे आधार हैं, वो हैं स्मॉल एफ, या आप लिख लीजिएगा, आपको किताब में भी मिलेंगे। स्मॉल एफ, एम, स्मॉल एम है बच्चों ये, स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल एस, ठीक है। एफ जो है
ये जहां पर भी जिस जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं ऐसी होंगी जहां पर सारा साल वर्षा होगी, ठीक है, सारे साल जो वर्षा होती है वहां पर जो जलवायु प्रदेश है वो कैसा होता है हमारा, किस नाम से डिनोट होता है, एफ, यानी फुल ईयर रेनफॉल। समझने के लिए, फुल ईयर रेनफॉल, एफ फॉर फुल। जहां पर भी एफ दिखे वहां पर फुल ईयर रेनफॉल समझ लीजिएगा। जैसे कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, हर साल वर्षा होती है, सारा साल वर्षा होती है, तो ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखी क्षेत्र के साथ जरूर यहां पे आपको एफ मिलेगा, ठीक है। फिर आता है एम, एम का मतलब होता है, हम अच्छे से जानते हैं क्या, मॉनसून। यानी जहां पर भी एम मिलेगा वो मॉनसूनी प्रदेश है, यानी भारत के अंदर डेफिनेटली आपको एम मिलने वाला है, ठीक है। मॉनसून के बारे में समझते हैं ना आप, यानी मॉनसूनी प्रकार की जलवायु जो भी 6 महीने स्थल जल, 6 महीने स्थल से जल और जल से स्थल की तरफ चलती है। मॉनसूनी विशेषताओं में वर्षा जो है अमूमन हर साल होती है, भले ही 3 महीने के लिए हो लेकिन अच्छी होती है। अब उसके बाद आता है एस, एस और डब्ल्यू। बच्चों ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एस फॉर क्या होता है, समर। मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। एस होता है समर और डब्ल्यू होता है विंटर। लेकिन यहां पर वर्षा जो है वो होती नहीं है, यानी कि अगर गर्मियां सूखी हों तो एस से डिनोट होगा, अगर सर्दियां ड्राई हों यानी कि सूखी हों तो वो किससे डिनोट होगा, डब्ल्यू से। आई बात समझ में, समझ लो, लिख लो, याद कर लो, और याद करने वाली ही बात है, आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे वही 6 फैक्टर सब जिनके आधार पर हमने जलवायु का एक आधार बांटा। एक है ए, बी, सी, डी, ई और एच। ए होता है उष्ण, सी है शीतोष्ण, डी है शीतल, ई से है शीत, एच से है हाइट और बी से है हमारे रेनफॉल, जो भी 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के आधार पर है। उसके बाद हमने देखा कि जो दूसरे सब पार्ट हैं हमारे, ये मेजर पार्ट हैं, ये हमारे सब पार्ट हैं। तो हमारे जो सब पार्ट हैं, सब पार्ट हमारे कितने वर्गों में वर्गीकृत हैं, 4। मेजर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, इसके बाद भी हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। एफ यानी फुल ईयर रेनफॉल, सारा साल वर्षा। एम फॉर मॉनसून, एस फॉर समर जो कि ड्राई है, यानी वो सारे क्षेत्र जहां पर गर्मियां सूखी होती हैं उसे हम एस से डिनोट करेंगे। वो सारे क्षेत्र जो हमारे विंटर ड्राई रहते हैं उसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, मैं कह रहा हूँ ये बहुत आसान है चैप्टर आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा आपको अभी तक दिक्कत आ रही है ना, ये अब तक हमने किया ही कुछ नहीं है। 5 पीछे पड़, 6 पीछे पड़े हैं, 4 ये रहे। अब आते हैं इसके बाद, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टेम्परेचर। हालांकि पीछे वाला भी टेम्परेचर पर आधारित है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात हो रही है। यानी कि हमारी जो टेम्परेचर की फ्रीक्वेंसी है वो किस प्रकार से बढ़ती है, किससे कैसे वो बढ़ती है, कैसे कैसे किसी क्षेत्र पर अचानक कम हो जाती है, किसी क्षेत्र पर अधिक हुई पाई जाती है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए एक कारक रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। जैसे जैसे आप ए, बी, सी, डी की तरफ बढ़ेंगे, जो टेम्परेचर है या फ्रीक्वेंसी या टेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर कम होती चली जाएगी। अगर आपको कहीं ए लिखा हुआ मिला है स्मॉल में और कहीं पर बी लिखा हुआ मिला है स्मॉल में, तो आपको ये समझना है कि बी प्रदेश ए प्रदेश के मुकाबले ठंडा है। अगर आपको सी मिला है और बी मिला है तो आपको समझना है कि सी बी के मुकाबले थोड़ा ठंडा है। इसी तरीके से टेम्परेचर की जो टेंडेंसी है वो आपको कम करते हुए आगे बढ़ना है। तापमान की उग्रता, टेंडेंसी या उसका जो एक प्रभाव है वो आपको कम होता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले हमने देखा एक वर्गीकरण नंबर 1, फिर हमने देखा उसका सब पार्ट यानी नंबर 2, अनदर पार्ट नंबर 3, उसके बाद एक और पार्ट है वो स्पेशल बी प्रदेश के लिए है, जो कि किस पर आधारित है, रेनफॉल पे, ठीक है। बी पार्ट हम 2 हिस्सों में बांटेंगे बच्चों, एक रहेगा कैपिटल एस, एक रहेगा कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल एस का मतलब है स्टेपी,
और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। जो हमारे बी प्रदेश हैं यानी कि जो शुष्कता पर आधारित है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि बी प्रदेश भी केवल 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र ही है। और मरुस्थल हो चाहे स्टेपी हो, इन दोनों जलवायु प्रदेश का जो गुण है वो ये होता है कि यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो 25 से 30 सेंटीमीटर के पास ही बनी रहती है। क्लियर है बच्चों? कि बी जो कि रेनफॉल पर आधारित है, उसके वर्गीकरण का भी जो आधार है वो दो हैं, एक एस है, दूसरा डब्ल्यू है। एस का मतलब है स्टेपी और मरुस्थल का मतलब है डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थल। तो मैं अब आपको थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं, अंतर समझा देता हूं कि स्टेपी और मरुस्थल में क्या अंतर है, क्या क्या अंतर है इन दोनों में। बच्चों एक चीज आप अंडरलाइन कर लो कि ये दोनों ही 25 से 30 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र है, स्टेपी और मरुस्थल दोनों। स्टेपी को आप दिखाते हो एस से और मरुस्थल को दिखाते हो डब्ल्यू से। स्टेपी के अंदर जो चीज आप ध्यान में रखेंगे वो ये है कि पहले बात करते हैं मरुस्थल। मरुस्थल है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, और स्टेपी ऐसा जलवायु क्षेत्र है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो। ठीक है, यानी वर्षा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा और ये 25 सेंटीमीटर से कम। हो सकता है ये सिंबल आप लोगों को परेशान करेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि आपको ईजीएस्ट वे में समझना है। हमें कोई इन सारी चीज़ों में कोई आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्षेत्र जो 25 सेंटीमीटर से कम हो स्टेपी, जो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, अब ऐसे ही कहीं पर बी और एस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर बी और डब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा। तो बी एस कहीं पर लिखा है यानी कि वो कैसा है, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। अगर कहीं पर ये लिखा है तो वो कैसा है, मरुस्थलीय तुल्य जलवायु प्रदेश। अब आप समझने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम रहेगी, यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगी। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा और इसके चारों तरफ के आसपास का क्षेत्र स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश का होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रदेश यहाँ पर है दूसरा जो है वो कहीं और है, ऐसा भी होगा, बट ज़्यादातर आपको ये दोनों एक दूसरे के समीप ही देखने को मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर डाउट रहता भी है तो भी हम आप लोगों के साथ उसे ईजिली डिस्कस करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डिवीज़न हमने देखे या जो वर्गीकरण का आधार देखा, इसके अंदर एक दो वर्गीकरण का टॉपिक आपको और देखने को मिल सकता है, जैसे कि टी। टी हमने नहीं देखा है, ना ही हमने कैपिटल एफ देखा है। टी का मतलब जो है वो रहेगा टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, एफ का जो मतलब रहेगा वो ऐसा रहेगा जैसे कि आइस कैप है हमारी। आइस कैप बेसिकली ये वो सारे क्षेत्र होते हैं जो कि बर्फ से ढके हुए रहते हैं। बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में अमूमन हम नोट करते हैं कि आइसलैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट भी हो सकते हैं, हमारे हिली एरियाज भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो हमारे किस से डिपेंड करते हैं, एफ क्षेत्र से, आइस कैप। बट अगर हम बात करें आइसलैंड यानी कि द्वीप और महाद्वीप की, वो भाग जो बर्फ से ढके हुए रहते हैं, उन्हें तो हम हाइट के साथ मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम हिली क्षेत्र की तरफ चलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की तरफ चलते हैं, तब यहाँ पर जो क्षेत्र बनेगा वो किससे डिनोट होगा, एच से। क्यों? क्योंकि हमने इसी आधार पर सारा का सारा वर्गीकरण पहले जो है वो किया है। आई होप कि ये छोटे छोटे से वर्गीकरण का जो आधार है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों के सामने एक बारी से रिकॉल कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये देखिए, कोपेन ने अमूमन
ये जलवायु समूहों को तापमान और वर्षा की विषमताओं के आधार पर कई वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिनको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के नाम पर दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया इन्होंने एफ, ऊपर हम देख चुके हैं ये ए बी सी डी ई एफ और जी, ई और जी, बेसिकली ई एच है, जी भी इसमें मिसिंग रहेगा। तो यहाँ पर एफ है जो शुष्क मौसम ना होना, यानी कि वर्ष भर वर्षा, फुल ईयर जो है, फुल ईयर रेनफॉल। फिर आता है एम, यानी कि हमारी मानसूनी प्रकार की जलवायु। जहां पर भी आपको एम लिखा हुआ मिलेगा वहां पर जलवायु का प्रकार क्या होगा, मानसूनी होगा। फिर उसके बाद आता है डब्ल्यू, यानी कि शुष्क शीत ऋतु। एम का डब्ल्यू का मतलब है विंटर, और विंटर का मतलब है डब्ल्यू का यहाँ पे होना कि यहाँ पर विंटर कैसे हैं, ड्राई हैं, शुष्क हैं। ठीक है। और अगर मैं एस के बारे में बात करूं तो एस है हमारा समर, और एस का मतलब जहां भी रहेगा वहां पर ग्रीष्म ऋतु कैसी होगी, ड्राई होगी, यानी कि शुष्क होगी। ये मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। फिर आते हैं हमारे छोटे अक्षर, यहाँ पर ए बी सी और डी दिए हैं। ये तापमान की उग्रता वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमारे तापमान की उग्रता को प्रभावित करेंगे, तापमान की उग्रता को हमारे सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, अगला भाग जो वर्गीकरण का हमने देखा वो है बी समूह। बी समूह को विभाजित करते हुए उन्होंने दो वर्गों में बांटा। एक था अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क का मतलब जहां पर रेनफॉल कैसी हो, 25 सेंटीमीटर के आसपास हो या इससे थोड़ी सी ज्यादा। ये तो हुआ हमारा स्टेपी, यानी कि जिससे हम डिनोट करेंगे एस। और जब हम बात करेंगे बिल्कुल शुष्क क्षेत्र की, वो रहेगा एस भाग से, सॉरी डब्ल्यू से, बड़े अक्षर से दिखाया जाएगा। और कोपेन ने जलवायु के इन्हीं प्रकारों को अगली तालिका में जो है वर्गीकृत किया है। अब हम आपको ये जो टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। कल हम बेसिकली जो आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस होगा वो यही जलवायु प्रदेश होंगे। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका हाईलाइट दिखा देता हूँ। जैसे कि उष्ण कटिबंध ए से डिनोट हुआ, बी शुष्क, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। फिर है शीतोष्ण, शीतल, शीत और उच्च भाग। अब इसके साथ जो जलवायु प्रदेश जुड़ेंगे, जैसे ए एफ, एफ का मतलब क्या था, फुल ईयर रेनफॉल, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वो भाग जहां पर जलवायु कैसी है, जहां पर सारा साल वर्षा होती है, राइट। फिर आता है एम, एम का मतलब क्या था, मॉनसून। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि उष्ण कटिबंध में वो क्षेत्र जो मॉनसूनी विशेषताओं को धारण करते हैं, एम में आते हैं। ए था उष्ण कटिबंध और डब्ल्यू था विंटर ड्राई, यानी कि जहां पर सर्दियों का मौसम कैसा हो, ड्राई। तो वो क्षेत्र किससे डिनोट किए जाएंगे, ए डब्ल्यू से। अब आते हैं रेनफॉल वाले टॉपिक पे। बी यानी कि जो शुष्क प्रदेश है, एस यानी कि स्टेपी, और एच का मतलब है निम्न अक्षांश। ठीक है, निम्न अक्षांश। एच हमने नहीं देखा है, यहां पर दो नए हैं, एच और के। एच का मतलब है निम्न अक्षांश और के का मतलब है मध्य अक्षांश। तो निम्न अक्षांशों में वो क्षेत्र जो स्टेपी तुल्य जलवायु का है, शुष्क प्रदेश, और स्टेपी का मतलब रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा। जहां पर डब्ल्यू आ जाएगा मरुस्थल होगा, और एच आया है इसका मतलब निम्न अक्षांश है, कि निम्न अक्षांश का वो भाग जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र को धारण किए हुए है। फिर आते हैं स्टेपी तुल्य, और कौन से क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशों में। ऐसे ही गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र कहां पर, मध्य अक्षांशों में। फिर आते हैं हमारे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है सी, एफ का मतलब है फुल ईयर रेनफॉल, और ए का मतलब है तापमान थोड़ा ज्यादा। सी का मतलब है शीतोष्ण, एस का मतलब है जहां पर गर्मियों में शुष्कता रहे, बारिश ना हो, ए का मतलब है जहां पर तापमान थोड़ा सा ज्यादा हो। सी का मतलब है शीतोष्ण, एफ का मतलब है फुल ईयर रेनफॉल, और बी का मतलब है हमारा ए के मुकाबले थोड़ा ठंडा क्षेत्र। इसी तरीके से अगली जो वर्गीकरण है वो यही है कि डी का मतलब है शीतल हिम प्रदेश, और एफ का मतलब है फुल ईयर रेनफॉल। डी का मतलब है शीतल वन प्रदेश, और डब्ल्यू का मतलब है विंटर का ड्राई होना। फिर आते हैं हमारे ई भाग। ई का मतलब है शीत प्रदेश, शीत प्रदेश के साथ टी लगा हुआ है, यानी कि टुंड्रा जलवायु। एफ का मतलब है यहाँ पर फुल, यानी जो आइस कैप है वो रहेंगी टुंड्रा प्रदेश में। एच का मतलब है हिम से ढके हुए ऊंचे पर्वत, जो कि हमारे वर्गीकरण का आधार है। बच्चों टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है आप लोगों को, मुझे अंदाजा है, मैं जानता हूं ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ये टॉपिक को इजी बना दूंगा, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ।
इसके अंदर मैं आपको पूरे अर्थ के एक बार लगभग सारी क्लाइमेट और जो एक मौसम है वो डिफाइन कर दूंगा। आज की वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी अपील ये रहेगी कि इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक फ्लो चार्ट बनाना है। देखते हैं कि कल वाले जो लेक्चर में फ्लो चार्ट आप लोग कितने अच्छे से मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल आपका लेक्चर जो है वो 12:45 पे एज़ यूजुअल कॉलेज टाइम पर लगेगा। अगर मौसम वहाँ पर मुझे थोड़ा साथ दे देता है तो मे भी शायद आप लोगों की गूगल मीट पे क्लास आपकी लगे। नहीं तो मंडे आप लोगों का सबसे पहले फ्लो चार्ट मैं आप लोगों से पहले व्हाट्सएप पे मंगवा लूँगा ग्रुप में। और मंडे आप लोगों का जो टॉपिक डिस्कस होगा बच्चों वो रहेगा इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन। हर प्रकार की जलवायु के बारीकी विशेषताओं को मैं आप लोगों से बारीकी से डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे। एंड अगर कोई डाउट रहेगा तो हम गूगल मीट की क्लासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।